हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉप 50 जनरल साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। आज के जो ये वीडियो है वो बायोलॉजी के क्वेश्चनों के बारे में है। तो आज हम इस वीडियो में 50 बायोलॉजी के यानी साइंस के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। लैंगिक प्रजनन में कितने माता पिता होते हैं? लैंगिक प्रजनन का मतलब है जिसमें एक मेल होता है, एक फीमेल होता है और दोनों के मिलने के कारण एक नया एक बेबी उत्पन्न होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। तो कितने माता पिता होते हैं? 2। अगर माता पिता की बात करें तो वो 1 है, यानी दोनों मिलाकर कितने होंगे? 1। और अलग अलग बात करें कितने इंसानों की बात हो रही है, जैसे कितने लोग चाहिए उस लैंगिक जनन के लिए, तो वो 2 हैं। लेकिन माता पिता दोनों को कंबाइंड करके बोले तो वो 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुरुष जननांग का कौन सा अंग है? कौन सा इनमें से अंग है? देखो पुरुष जननांग का मतलब क्या है? जैसे ये पुरुष जननांग का एक ड्राइंग है, तो ये जो वाइट देख रहे हैं इसे टेस्टिकल कहते हैं या वृषण कहते हैं। तो वृषण हमारा कौन सा? पुरुष जननांग का एक अंग है। अंडा से नहीं है, अंडा से फीमेल में पाया जाता है, गर्भाशय भी फीमेल में पाया जाता है, शिशन भी मेल में पाया जाता है। तो इसमें 2 आ गए हैं। तो पुरुष जननांग कौन सा है? जननांग की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा टेस्टिस और शिशन में से एक चुनना पड़े तो किसको चुनेंगे हम? शिशन को चुनेंगे। वैसे दोनों जननांग है पुरुष के, वृषण भी है शिशन भी है, लेकिन अगर पुरुष जननांग की बात करें तो शिशन हम ज़्यादा बेहतर होगा वृषण में से और शिशन में से चुनने का। नेक्स्ट बात करें कि स्त्री जननांग कौन सा है? स्त्री जननांग का मतलब कौन सा है? इसमें से एक स्त्री के जो प्राइवेट ऑर्गन्स हैं या ऑर्गन्स हैं उनमें से एक है। अंडाशय, वृषण, मूत्राशय, हृदय। तो हृदय तो दोनों में पाया जाता है, मेल फीमेल। मूत्राशय भी दोनों में होता है। वृषण अभी हमने पढ़ा कि मेल में होता है। तो एक है अंडाशय, ओवरी, यानी जो आपको ये पार्ट दिख रहा है ये ओवरी का है, जिसमें से प्रति माह अंडाणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निषेचन किसे कहते हैं? देखो निषेचन का मतलब है, फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि अंडाणु शुक्राणु के मिलने से एक नई कोशिका का निर्माण होता है, जिससे हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो अंडाणु शुक्राणु के मिलने को क्या कहते हैं? हम निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गर्भ किससे बनता है? देखो सबसे पहले अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं और अंडाणु शुक्राणु के मिलने से जायोट बनता है। क्या बनता है? जायोट। और जायोट के बाद में क्या बनता है? गर्भ बनता है। तो सबसे पहली कोशिका कौन है? जायोट है। तो गर्भ किससे बनता है? जायोट से बनता है। और जायोट किससे बनता है? अंडाणु शुक्राणु के मिलने से, यानी निषेचन से। अभी जो हमने पढ़ा था उससे क्या बनता है? जायगोट। स्तनधारी में गर्भ काल कितना होता है? स्तनधारी का मतलब जितने भी जीव जंतु हमारे पृथ्वी पर हैं जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, उन्हें दूध पिलाते हैं, उनके माँ के स्तन होते हैं, उन्हें हम स्तनधारी जीव कहते हैं। उनका गर्भकाल कितना होता है? हमेशा 9 महीने, विभिन्न प्रजातियों पर निर्भर करता है, हमेशा 3 महीने, हमेशा 12 महीने। तो कोई ये डिपेंड करता है कि किसकी बात हो रही है। अगर इंसानों की बात हो रही है तो लगभग 9 महीने में नया बच्चा बन जाता है माँ के पेट में। जैसे हाथी की बात करो, हाथी का एक बच्चा बनने में लगभग 22 महीने लगते हैं। तो ये डिपेंड करता है किस प्रजाति की बात हो रही है। तो विभिन्न प्रजातियों पर निर्भर करता है कि वो कौन सी प्रजाति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंडे देने वाले जानवर किस प्रकार के होते हैं? देखो अभी मैं बता देता हूँ, 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक जो अंडे देते हैं, एक जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे इंसान सीधे बच्चे को जन्म देता है, मुर्गी की बात करें तो मुर्गी अंडे को देती है, फिर अंडे से क्या बनता है? नया बेबी बनता है। तो जो अंडे देते हैं उन्हें अंडप्रजक जंतु कहते हैं, और जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें जरायु जंतु या गर्भ धारण करने वाले जंतु कहते हैं। तो यहाँ पर कौन है? अंडन, यानी अंडप्रजक जंतु। जन्म देने वाले जानवर किस प्रकार के प्रजनन करते हैं? देखो जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, पहले उनका गर्भ बनता है पेट में, गर्भ के कारण उसके बाद नया बेबी बनता है। तो पहले क्या होता है? गर्भवती होती है महिला, उसके बाद क्या बनता है? बच्चा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंडन और गर्भवती के मुख्य अंतर क्या है? यानी अभी जो अंडे देने वाले जंतु हैं और जो सीधे बच्चे को जन्म देने वाले जंतु, उनमें अंतर क्या है? दोनों समान हैं, दोनों स्तनधारी हैं। जो स्तनधारी हैं वो अंडे देते हैं और गर्भवती हैं वो पक्षी हैं। ऐसा कुछ है नहीं। तो पहला आंसर ही सही है कि जो अंडप्रजक जंतु होते हैं अंडे देते हैं और गर्भवती होती है वो सीधे बच्चे को जन्म देती है। शुक्राणु और अंडाणु की उत्पत्ति किससे होती है? देखो फीमेल शुक्राणु मेल पार्ट है और अंडाणु फीमेल पार्ट है। पार्ट का मतलब पार्टों से बनता है।
शुक्राणु वृषण के कारण बनता है, यानी वृषण में बनता है, और अंडाणु अंडाशय में बनता है। तो इसका राइट आंसर पहला ही है, एक वृषण से बनता है, दूसरा अंडाशय से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रजनन स्वास्थ्य का अर्थ है। प्रजनन स्वास्थ्य का मतलब जो हम हैं, हम प्रजनन करने का मतलब है तो मेल के फीमेल मेल दोनों अट्रैक्शन से या निषेचन की बात करते हैं। तो निषेचन के कारण हमारा स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? सुरक्षित स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता, यानी आपके प्रजनन क्षमता होगी तभी आप नए बच्चों को जन्म दे पाते हैं, और आप सुरक्षित रहे, कोई बीमारी वगैरह नहीं है, तो एक हेल्दी नए बेबी को हम जन्म दे सकते हैं। कौन सी बीमारियां प्रजनन अंगों से प्रभावित करती हैं? प्रजनन अंग मतलब प्राइवेट पार्ट्स की बात हो रही है। तो कौन सी बीमारियां जो प्राइवेट पार्ट को प्रभावित करती हैं, यानी प्राइवेट पार्ट में रोग उत्पन्न कर देती हैं, उन्हें बोलते हैं हम सीधी एक ही लैंग्वेज में STD, सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी यौन संचरित रोग। हिंदी में बोले तो यौन संचरित रोग या प्राइवेट पार्ट में होने वाले रोगों को क्या कहते हैं? हम STD कहते हैं। HIV किस प्रकार फैलता है? देखो, HIV एक यौन संचरित रोग है। HIV क्या है? एक यौन संचरित रोग है। देखो, HIV एक वायरस का नाम है। HIV किसका नाम है? वायरस का। इस HIV के कारण एड्स होता है। क्या होता है? एड्स, AIDS, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स किसके कारण होता है? HIV के कारण। अब HIV फैलता किससे? HIV एक वायरस है जो किसके कारण? ये भी यौन संचरित रोग है। तो यौन संचरण से ये फैलता है, यानी सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट आने से ये फैलता है। और भी रीजन है, देखो सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट से तो फैलता ही है। किसी के मान चलो आप नाई पर बाल बनवाने गए, आपका एक स्क्रीन कट गई और किसी से पहले से ऑलरेडी कटी हुई थी, उसी ब्लेड से आपका भी बना दिया उसने शेप, और आपकी भी स्किन कट गई, तो उसका ब्लेड आपके ब्लड के अंदर चला जाएगा, तो आपको एड्स हो सकता है। या आप डॉक्टर के गए, उसने सिरिंज चेंज नहीं की जो पहले इंसान के लगाई थी, अगर उसके एड्स होगा, अगर आप वही सिरिंज आपके लगा दी तो आपके भी एड्स हो जाएगा। तो बहुत सारे रीजन है कि HIV एड्स किससे कारण होता है? यौन संचरण से भी होता है, और ब्लड, कहने का मतलब ब्लड एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाने से भी हो जाता है, वो किसी भी कंडीशन से जाए। नेक्स्ट बात करते हैं, गर्भनिरोधक का उद्देश्य क्या है? तो गर्भनिरोधक का मतलब है आप जब मेल फीमेल दोनों फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं तो उस समय कि मेल का स्पर्म और फीमेल का अंडाणु दोनों एक दूसरे से मिलने नहीं चाहिए, उसे हम कहते हैं गर्भनिरोधक, यानी हमने गर्भ को रोक दिया है। तो गर्भनिरोधक का उद्देश्य क्या है? गर्भ को बढ़ाना, गर्भधारण को रोकना, प्रजनन बंद करना, कोई नहीं। तो इसका है गर्भधारण को रोकना, यानी ये किसको रोकता है? बच्चे बनने को रोकता है, यानी निषेचन नहीं होने देता। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, ऑयल्स हैं, मेडिसिन हैं, बहुत सारे इसके उपाय हैं जिससे हम गर्भ को रोक सकते हैं और गर्भधारण को हम रोक देंगे। नेक्स्ट की कोई बात करें, सेक्स एजुकेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो सेक्स एजुकेशन महत्वपूर्ण है सुरक्षित और जिम्मेदार प्रजनन के लिए, मनोरंजन के लिए, खेल के लिए, इनमें से कोई सुरक्षित और जिम्मेदार प्रजनन के लिए, जिससे आप आगे की फ्यूचर प्लानिंग कर पाएं। प्रजनन स्वास्थ्य में संतुलित आहार क्यों जरूरी? देखो, प्रजनन स्वास्थ्य का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअलिटी में आपको संतुलित आहार क्यों है? अगर आप ये नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी वीक हो सकती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है, या अगर आहार पर सही से ध्यान नहीं दिया जाए तो जो न्यू बोर्न बेबी हैं, जो आने वाली पीढ़ी है तुम्हारी या हमारी, वो डिफेक्ट हो सकती है, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या वो वीक हो सकती है। तो प्रजनन स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण केवल वजन बढ़ाने के लिए, हार्मोन संतुलन एवं स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, स्वाद के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन संतुलन और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। पुरुष और महिलाओं की प्रजनन क्षमता कब अधिक होती है? देखो, प्रजनन क्षमता का मतलब ऐसा सिंपल वे में ये भी समझे कि एक मेल और फीमेल कब परिपक्व हो जाते हैं कि वो एक नए बच्चे को जन्म दे सकते हैं। देखो, अब तो एज बढ़ा दी गई है शादी की, उससे पहले नहीं थी। तो प्रजनन क्षमता का मतलब है वो अब इतने मैच्योर हो गए हैं कि अब वो नए बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो वो है युवावस्था, बुढ़ापे में जन्म से और इनमें से कोई नहीं। तो युवावस्था ही होगी, बुढ़ापा तो हो भी नहीं सकता, जन्म ही नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? युवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, STD से बचाव के लिए क्या जरूरी है? STD अभी मैंने बात की थी, STD का मतलब यौन संचरित रोग। इससे कैसे बचाव कर सकते हैं? तो शराब पीकर, देख लो कितना अच्छा आंसर आया है, शराब पीकर आप
एसटीडी को बचा सकते हैं। दूसरा है सुरक्षित यौन संपर्क, व्यायाम करने से इनमें से कोई। सुरक्षित यौन संपर्क यानी आप जिससे भी अट्रैक्ट हैं मेल फीमेल से, तो सुरक्षित यौन संपर्क हो तो एसटीडी से बचा जा सकता है। प्रजनन स्वास्थ्य में स्वच्छता का क्या महत्व है? संक्रमण को रोकने के लिए, बच्चों को जल्दी पैदा करने के लिए, सिर्फ सौंदर्य के लिए नहीं, संक्रमण से बचने के लिए। देखो आप फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअलिटी में अगर हो, आपकी शादी हो चुकी है, तो सबसे ज़्यादा प्रजनन स्वास्थ्य इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके प्राइवेट में इन्फेक्शन हो सकता है, संक्रमण फैल सकता है। तो संक्रमण से बचने के लिए हमने प्रजनन स्वास्थ्य और स्वच्छता दोनों ही महत्वपूर्ण है रखने के लिए। आईवीएफ किसके लिए उपयोग है? देखो आईवीएफ का पूरा नाम इनविट्रो फर्टिलाइजेशन है। इनविट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है? देखो आपने ऐड भी सुने होंगे, बहुत सारे टीवी पर आते हैं आजकल तो आईवीएफ के। तो आईवीएफ का मतलब क्या है कि मान चलो एक मेल है एक फीमेल है, वो बहुत लंबे समय से अपने बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके अंडाणु शुक्राणु का मिलना नहीं हो रहा है, इसका मतलब निषेचन नहीं हो रहा हो। इसके बहुत सारे कारण हैं। शुक्राणु स्पर्म वीक हो सकते हैं, अंडाणु वीक हो सकते हैं, या दोनों फर्टिलाइजेशंस नहीं कर पाते, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आईवीएफ उनकी मदद करता है। ये क्या करता है कि मेल में से स्पर्म को लेता है, फीमेल में से शुक्राणु को अंडाणु को लेता है, और इन दोनों का निषेचन एक लैब में कराया जाता है। इन दोनों का निषेचन लैब में करा दिया जाता है, उससे 5 से 7 दिन के बाद जो जायोट है वो बन जाता है। और जब जायोट बन जाता है तो इस जायोट को लेकर फीमेल के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है, और फिर उसका लालन पालन वैसे ही होता है जैसे कि एक नॉर्मल माँ करती है, पर एक नॉर्मल डिलीवरी की तरह ही उसका क्या होता है, जन्म होता है। तो ये क्या है, आईवीएफ। ये उन लोगों के लिए सक्षम है जो फर्टिलाइजेशन करने में असमर्थ हैं या उनके अंडाणु शुक्राणु वीक हैं। तो आईवीएफ किसके लिए उपयोगी है? मानव के गर्भधारण के लिए। तो मानव में गर्भधारण करने के लिए कौन बेस्ट है? आईवीएफ। प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी सबसे पहले किससे लेनी चाहिए? तो प्रजनन स्वास्थ्य का मतलब आजकल तो देखो इंटरनेट वगैरह है, हर बच्चा इंटरनेट पर खोज लेते हैं चीज़ें, लेकिन वो गलत है। हमें सही जानकारी जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है? डॉक्टर से और शिक्षकों से। या तो आप स्कूल जाते हो तो शिक्षकों से ले सकते हैं, अगर आप स्कूल से बाहर हैं तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। इंटरनेट वगैरह पर ज़्यादा सर्च ना करें, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है एक गलत जानकारी आपका भविष्य खराब कर सकती है। कौन सा उपाय, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, कौन सा उपाय गर्भधारण और एसटीडी दोनों से बचाव कर सकता है? देखो इसका मतलब गर्भधारण भी ना हो और यौन संक्रमण रोग भी ना हो, तो ऐसा कौन सी चीज़ है जिसको बचा सकते? देखो पिल्स, गोलियां नहीं हो सकती, क्योंकि गोलियां या तो गर्भधारण को बचा सकती हैं या एसटीडी को बचा सकती है, दोनों को एक साथ नहीं बचा सकती। इंजेक्शन है, इनमें से कोई नहीं। कॉन्डोम, इसका राइट आंसर है कॉन्डोम। इससे गर्भधारण भी रुक जाता है और यौन संचरित रोग भी नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? कॉन्डोम है। यौन शिक्षा का सही समय किस उम्र से शुरू किया जा सकता है? यौन शिक्षा मतलब आपको सेक्स एजुकेशन का जो टाइम पीरियड है जो बच्चों को देनी चाहिए, वो कौन सा एज है जिसमें आपको देनी चाहिए? बाल्यकाल, किशोर अवस्था, वयस्क, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है एडोलसेंस यानी किशोर अवस्था। देखो आपको भी याद है, जब आप अब भी बड़े हो गए हो या छोटे हो तो याद रखना, जैसे जैसे हम क्लासें बढ़ती जाते हैं तो लगभग जब 8th क्लास में बच्चा आ जाता है तो किशोर अवस्था में इंटर हो जाता है। और जैसे ही वो 8th क्लास में आता है तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें अब ऐड करनी स्टार्ट हो जाती हैं किताबों में, जैसे जीव जनन कैसे करते हैं, मेल फीमेल प्राइवेट पार्ट क्या होते हैं, अंडाशय क्या होता है, ओवरी क्या होता है, गर्भाशय क्या होता है, सेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें 8th क्लास में आ जाती हैं। जैसे जैसे और आगे बढ़ते हैं 8th क्लास से 10th क्लास की ओर, तो ये और ज़्यादा एक्सपेंड होती चली जाती है और इंसान बच्चों को सिखाती चली जाती है। नेक्स्ट की बात करें, पुरुष और महिलाओं दोनों में प्रजनन स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? देखो प्रजनन स्वास्थ्य का मतलब, प्रजनन स्वास्थ्य अब तो समझ गए होंगे, इतने क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। प्रजनन स्वास्थ्य तो प्रजनन स्वास्थ्य का मतलब है केवल व्यायाम, दवाइयाँ, इनमें से कोई नहीं, स्वच्छता, संतुलित आहार और सुरक्षित यौन व्यवहार। तो ये तीनों चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट है। स्वच्छता भी रखनी चाहिए, खाना भी अच्छा खाना चाहिए, और यौन व्यवहार भी अच्छे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई यौन संक्रमित रोग हो जाए। बाइनरी फिजन इसमें से किसमें होता है? बाइनरी फिजन का मतलब है द्विविखंडन। अब द्विविखंडन का मतलब एक कोशिका 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, टूटकर 2 नई कोशिका बना लेती है, उसे क्या कहते हैं हम? बाइनरी फिजन।
तो इसे किस में पाया जाता है? बैक्टीरिया में पाया जाता है। इंसान, फल, पक्षी इनमें तो उगता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काई में प्रजनन का मुख्य तरीका कौन सा है? काई मतलब मॉस, जो आपने देखा होगा पानी वगैरह में आ जाती है। तो इसका प्रजनन का तरीका कौन सा है? मतलब ये नए काई को निर्माण कैसे करती है? तो बाइनरी फ्यूजन, क्लोइजन, स्पोर्स, सॉरी काई में प्रजनन का मुख्य तरीका कौन सा है? स्पोर्स, पॉलिनेशन। तो इसका कौन सा है? स्पोर्स है। इसका आंसर क्या है? स्पोर्स है। हाइड्रा में प्रजनन का तरीका कौन सा? नई हाइड्रा को कैसे बनाता है? तो उसका आंसर है बुडिंग। बुडिंग का मतलब है एक हाइड्रा होता है जिसमें से एक बुड जैसी मुकुल जैसी चीजें निकलती है, मुकुलन कहते हैं इस विधि को वैसे हिंदी में। बुड का मतलब एक छोटी सी संरचना निकलती है बुड, और वो धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है और उस एक दिन उस हाइड्रा से पृथक होकर अलग हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? बुडिंग कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। फफूंदी में स्पोर किस किधर गया? फफूंदी में स्पोर किस लिए बनते हैं? देखो ये फफूंद है जो रोटी पर आती है, ऐसी दिखती है, कभी ना देखी हो माइक्रोस्कोप से तो ऐसी दिखती है। जो फफूंदी होती है रोटी पर वो ऐसी दिखती है, लेकिन इसके ऊपर ये जो बॉल हैं इसके अंदर बीज भरे होते हैं। इसके अंदर क्या भरे होते हैं? बीज, और इसमें से बीज फैलते हैं और नए फिर फफूंदी को जन्म देते हैं। तो फफूंदी में स्पोर किसके लिए बनते हैं? प्रजनन के लिए। प्रजनन के लिए मतलब और नए फफूंदी बनाने के लिए इसमें से क्या निकलते हैं? स्पोर्स निकलते हैं। स्पायरोगायरा में प्रजनन का तरीका कौन सा है? स्पायरोगायरा का मतलब जो आपने देखा होगा पानी के ऊपर छोटी छोटी हरी हरी पत्तियों जैसा आ जाता है, उसे स्पायरोगायरा कहते हैं। इसे प्रजनन का तरीका क्या है? तो इसका प्रजनन का तरीका है फ्रेगमेंटेशन। क्या है? फ्रेगमेंटेशन, बहुविखंडन। अलैंगिक प्रजनन की विशेषता क्या है? देखो अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर होता है। लैंगिक जनन में क्या है, अलैंगिक जनन की विशेषता क्या है? एक ही माता पिता के बच्चे होते हैं? नहीं, इसमें माता पिता का कोई रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि माता पिता दोनों किसमें इंपॉर्टेंट होते हैं? लैंगिक जनन में, ना कि अलैंगिक जनन में। विविधता नहीं होती है, तेजी से संख्या बढ़ती है सभी, तो इनमें विविधता नहीं होती है। विविधता का मतलब जैसे मान चलो ये हाइड्रा है, इसके हाइड्रा से एक नया हाइड्रा बना, दोनों सेम ही होंगे, कोई विभिन्नता नहीं होगी। लैंगिक जनन में विविधता होती है। जैसे मान के चलो मैं हूँ, मेरी शादी होगी, मेरा नया बच्चा आएगा, तो मेरे में और मेरे बच्चे में जो मेंटलिटी है या उसमें जो गुण होंगे मेरे से क्या होंगे? ज्यादा, यानी विविधता होगी। रूटिंग किस पौधे में होता है? रूटिंग का मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें से फूल, पत्ती या तने में से और रूट निकल आती है? तो उसका आंसर है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में ऐसा होता है। वेजिटेटिव प्रजनन किस प्रकार का होता है? वेजिटेटिव प्रजनन का मतलब है कि पौधे में से के किसी अंग में से नया पौधे का निर्माण हो जाना, उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रजनन। वेजिटेटिव प्रजनन का मतलब क्या है? जैसे कुछ पौधे होते हैं उनकी डाली लग जाती है, किसी की पत्ती लग जाती है, किसी का तना लग जाता है, तो उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रजनन। बीजों से पौधा बनना, पौधे का अंग लगकर नया पौधा बनना। तो कोई पौधे का एक नया अंग दूसरा नया पौधे का निर्माण कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बीज किसके बनते हैं? देखो ये जो बीज है वो किससे बनता है? तो ये बनता है अंडाणु में। किस में बनता है? अंडाणु में। पौधे में लैंगिक प्रजनन का फायदा क्या है? जल्दी संख्या बढ़ना, आनुवांशिक में विविधता। देखो लैंगिक में अभी मैं बोल रहा था, लैंगिक में विविधता आती है, अलैंगिक में विविधता नहीं आती है, तो इसमें आनुवांशिक की भी विविधता आती है। यानी जो हमारी नई पीढ़ी होगी उसमें हमारे गुण होंगे कुछ एक्स्ट्रा। जैसे मान चलो मैं हूँ और एक मेरी पत्नी है, दोनों से एक नया बच्चा आया, तो उसमें मेरे भी गुण हैं, मेरी पत्नी के भी गुण हैं, दोनों के गुण हैं, तो वो आनुवांशिक में क्या आया? विविधता आया है। मेरे जैसा नहीं होगा, मेरी पत्नी जैसा भी नहीं होगा, दोनों का एक मिक्सचर होगा। अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन का मुख्य अंतर क्या है? माता पिता की संख्या में आनुवांशिकता, विविधता। यही है कि जो अलैंगिक और लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में विविधता नहीं होती है आनुवांशिक गुणों में, लेकिन लैंगिक जनन में वो विविधता होती है। आईवीएफ किसके लिए उपयोग है? देखो ये अभी आया था, तो ये किसके लिए उपयोग है? गर्भधारण के लिए। मानव को गर्भधारण करने के लिए कौन चाहिए? हम एक आईवीएफ तकनीक का उपयोग करते हैं। परागकण किस प्रक्रिया में होता है? परागण किस प्रक्रिया में होता है? देखो तो परागण का मतलब है जब एक पौधा है उसमें फूल आया, फूल के अंदर
पराग कोश है, पराग कोश के अंदर पराग कण है, वो उड़कर एक बीज या बीज है जो एक जगह से उड़कर, उसमें बीज उपस्थित है, वो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, उसे कहते हैं परागण। अब वो हवा के द्वारा भी जा सकते हैं, पानी के द्वारा भी जा सकते हैं और किसी जीव के द्वारा भी जा सकते हैं। मान के चलो किसी एक बीज को किसी पक्षी ने खाया और कहीं जाके गिर दिया तो वो तो चला जाएगा, पानी के थ्रू भी चला जाता है और हवा के थ्रू भी चला जाता है। आत्म परागण, आत्म परागण का मतलब वही पौधा है, उसी पौधे का एक फूल है, उसी फूल में से एक बीज निकलकर किसी नीचे अन्य फूल पर गिरता है तो उसे कहते हैं आत्म परागण। तो उसी फूल का परागण स्त्री गर्भ के परागित में होता है, यानी पुंकेसर से होकर स्त्री के सर में वो गिर जाता है उसी पेड़ पर, तो उसे कहते हैं आत्म परागण। पौधे का परागण किसमें बनता है? परागकण किसमें बनता है? परागकण का मतलब देखो ये फूल की ड्राइंग है और ये ऊपर जो ये दिख रहा है ये है परागकोश, और परागकोश के अंदर होते हैं परागकण, और इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। अंडाणु किससे बनता है? देखो जो फीमेल में अंडाणु होता है वो किस में बनता है? वो बनता है अंडाशय में। क्या किसमें बनता है? अंडाशय में। स्त्री में मासिक धर्म चक्र कितने दिनों का होता है? देखो ये कम ज्यादा हो सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन 28 दिन फिक्स है। 28 दिन क्या है? एक फिक्स डेट है। 28 दिन में एक अंडाणु का निर्माण होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, लगभग 35 दिन भी लग जाता है और कभी कभी 25 दिन में भी हो जाता है। वो फीमेल के बॉडी के ऊपर या हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका नॉर्मल डे कितना है? 28 डे। स्त्री का मासिक धर्म का मतलब पीरियड्स की बात कर रहा हूँ। तो पीरियड्स कितने? 28 दिन में लगभग रिपीट होते रहते हैं हर महीने, और लगभग कभी हो सकता है कम ज़्यादा हो सकता है। परिपक्व शुक्राणु किससे बनता है? परिपक्व शुक्राणु का मतलब है जो शुक्राणु होते हैं वो किसमें बनते हैं? गुर्दे में, गुर्दा मतलब किडनी में, अंडाशय में, वृषण में और गर्भाशय में। देखो मैंने अभी बोला था जो शुक्राणु होता है वो मेल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? मेल। और मेल पार्ट किसमें बनता है? वृषण में बनता है, क्योंकि वृषण ही मेल पार्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं गर्भपात। गर्भपात किसे कहते हैं? गर्भपात का मतलब है अबॉर्शन। अबॉर्शन का मतलब जो किसी माँ के पेट में बच्चा पल रहा है वो किसी कंडीशन से मर जाए तो बाहर निकालना, या और किसी भी कंडीशन से बाहर निकालना, उसे कहते हैं अबॉर्शन। यानी बच्चे को गर्भ में ही खत्म कर देना या खत्म हो जाना, उसे कहते हैं गर्भपात। गर्भ का समय पूर्व समाप्त हो जाना क्या कहलाता है? गर्भपात। मतलब 9 महीने में बच्चा बनता है, लेकिन उससे पहले किसी कंडीशन की वजह से खराब हो गया बच्चा पेट में तो उसे बाहर निकालना पड़ता है, तो अबॉर्शन कहते हैं। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शौक में बच्चा पल जाता है पेट में, या गलती की वजह से एक बच्चा पल जाता है लेकिन उन्हें उस समय बच्चा नहीं चाहिए तो उसे गर्भ से बाहर निकालना, उसे कहते हैं हम गर्भपात या अबॉर्शंस कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, कॉन्डम किस प्रकार का गर्भ निरोधक है? देखो आज हमारी दुनिया में कॉन्डोम्स मेल के भी यूज के हैं और फीमेल के यूज के भी। मतलब आजकल कॉन्डोम फीमेल कॉन्डोम भी है, मेल कॉन्डोम भी है। इनका काम क्या है? गर्भ निरोधक, मतलब शुक्र निषेचन को रोकना, अंडाणु शुक्राणु को मिलने से रोकना, इसका काम यही है बस। तो इसका आंसर होगा पुरुष और महिला दोनों का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, आजकल कॉन्डोम ऐसे हैं जो महिला पुरुष दोनों यूज कर सकते हैं। दोनों किसको रोक सकते हैं? निषेचन को रोक सकते हैं। यानी वो बच्चा नहीं चाहते तो, या बच्चा नहीं चाहते या रोग नहीं चाहते तो वो कॉन्डोम का यूज कर सकते हैं। स्तनपान में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? यानी जो माँ का ब्रेस्ट होता है, माँ के ब्रेस्ट में कौन सा हार्मोन के कारण उसमें दूध बनना स्टार्ट होता है तो उसका नाम है प्रोलैक्टिक हार्मोन। तो प्रोलैक्टिक हार्मोन एक हार्मोन है जिसके कारण माँ के स्तनों में दूध बनता है। नेक्स्ट बात करें, अंडाशय में कितने अंडाणु का जन्म के अंडाशय में कितने अंडाणु होते हैं जन्म के समय? देखो ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा पढ़ते हैं कि जब एक बच्ची का जन्म, एक बच्ची है उसके हर महीने एक अंडाणु का निर्माण हो रहा है, फिर वो उसका निषेचन नहीं होने की वजह से वो ब्लड के रूप में शरीर से बाहर निकल रहा है, उसे हम पीरियड्स कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी एक बच्ची का माँ के पेट में जन्म होता है तो उसके ऑलरेडी उसके अंडाशय में लगभग 2 लाख अंडाशय उपस्थित होते हैं। वो हर महीने डेवलप होते रहते हैं और शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। निषेचन के बाद आने वाला पहला सेल्स क्या है?
देखो अभी इससे पहले भी क्वेश्चन आया था कि अंडाणु ये शुक्राणु है या अंडाणु है, और अंडाणु शुक्राणु के मिलने के कारण इसे क्या कहते हैं हम, निषेचन। अंडाणु शुक्राणु को मिलना क्या कहलाता है, निषेचन। और निषेचन के परिणाम एक कोशिका बनती है जो अंडाणु शुक्राणु का दोनों के मिक्सचर से बनी है, जिसे हम कहते हैं जायगोट। क्या कहते हैं, जायगोट। और जायगोट फिर आगे चलकर बड़ा होकर क्या बनता है, गर्भ बनता है। क्या बनता है, गर्भ। प्रजनन अंगों की स्वच्छता क्यों जरूरी है, वो प्रजनन अंग मतलब प्राइवेट पार्ट, प्राइवेट पार्ट की आप स्वच्छता नहीं रखोगे तो उसमें प्रजनन रोग हो सकते हैं, या एसटीडी जो हम बात कर रहे थे, यौन संचरित रोग हो सकते हैं, जो आपकी सेक्सुअल लाइफ को या फ्यूचर लाइफ को बहुत ज़्यादा डैमेज या नुकसान कर सकते हैं। तो प्रजनन अंगों की स्वच्छता हमें रखनी चाहिए, हमें निश्चित साफ सफाई उनकी रखनी चाहिए। जैसे फीमेल्स की बात करें तो वो पैड्स वगैरह यूज करते हैं, तो पैड्स को एक लंबे समय तक यूज ना करें कि वो हमने पूरे 24 घंटे चला लिया, 12 घंटे चला लिया। हर 3 से 4 घंटे में उस पैड्स को हमने बदल लेना चाहिए, उसमें संक्रमण हो सकता है। तो संक्रमण से बचाव के लिए हमने प्रजनन स्वास्थ्य जरूरी है। गर्भनिरोधक गोलियां किसके लिए कार्य करती है, देखो अभी मैं बोल रहा था कि जो गर्भनिरोधक है वो युक्ति बहुत सारी हैं। कॉपर टीबी के कारण गर्भ रुक सकता है, कॉन्डोम है उसके कारण भी गर्भ रुक सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके कारण हम गर्भ रोक सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ बात हुई है गर्भनिरोधक गोलियाँ किसका कार्य करती है। गर्भनिरोधक का मतलब है जो गर्भ को रोक देंगी वो गोलियाँ, तो वो भी किसको रोकेंगे, शुक्राणु का परिपक्व होने को रोक देती हैं, अंडाणु के परिपक्व होने को रोक देती हैं, गर्भाशय का आकार बदल देती है, इनमें से कोई नहीं। तो गर्भनिरोधक गोलियाँ क्या किसको रोक दी, अंडाणु के परिपक्व होने को, शुक्राणु के परिपक्व होने को, गर्भाशय का आकार बदलती हैं, इनमें से कोई नहीं। देखो जो गर्भनिरोधक गोलियां होती हैं वो फीमेल्स लेती हैं। कौन लेती हैं, फीमेल्स। अब फीमेल्स में क्या होता है, अंडाणु होता है, शुक्राणु होता है। आपको अच्छे से याद है फीमेल में कौन होता है, अंडाणु। तो अंडाणु के परिपक्व होने को ये रोक देती है, मतलब अंडाणु को बड़ा नहीं, सॉरी क्रॉस नहीं, सही वाला है, अंडाणु को ये परिपक्व नहीं होने देती, जिसके मैच्योर नहीं होने देती, जिसके कारण निषेचन नहीं हो पाता है और गर्भ रुक जाता है। दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिकों के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।